2047 तक हो जाएगा ना, जब हम विश्व गुरु बन जाएंगे और ये 60 साल के हो जाएंगे ये सारे युवा, ये तब तक घर में बैठे रहे थाली पर। 70,000 सरकारी नौकरियां भटक रही हैं, किसको मिलूंगी पता नहीं नौकरी को। मैं हूं यासर मलिक। 2019 में जो टीचर लगा था उसका शादी ब्याह भी हो गए, बच्चे भी हो गए होंगे, और आज वो बिना नौकरी के बैठा है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। पास होने कारण के बाद का जिम्मेदार कौन है? जा रही है या नहीं मिल रही है? जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है इस कारण की? मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ। 10,000 रुपए देने में महिलाओं के खाते में खटाखट खटाखट, क्योंकि वोट मिलेंगे फटाफट फटाफट, तब तो आप देरी नहीं लगाते। बेरोजगारी और नौकरियों पर संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता, आरएलडी के प्रवक्ता और एलजेपीआर के प्रवक्ता तीनों की कैसी कलई खोलकर रख दी। चाहे वो बिहार में युवाओं की बात हो या फिर यूपी में युवाओं की बात हो, जॉब्स की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इस डिबेट के अंदर संदीप चौधरी ने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे सवाल पूछकर बखिया उधेड़ी है कि बीजेपी के प्रवक्ता बोलती बंद हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे इस डिबेट के अंदर भी। नौकरी और बेरोजगारी को लेकर संदीप चौधरी ने उनके आंकड़े भी दुरुस्त किया और उनकी कलई भी खोलकर रखी और उनको जो है सही राह दिखाने का इस डिबेट में संदीप चौधरी ने काम भी किया है। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। जो युवाओं के साथ हो रहा है इस डिबेट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि भारत में जो है बेरोजगारी और नौकरी पर कितना जोर सरकारें दे रही हैं, नहीं दे रही हैं। सारे एक एक पॉइंट पर बात संदीप चौधरी ने किया और तीनों प्रवक्ताओं से कैसे तीखे तीखे सवाल किए और इस डिबेट में कैसी गर्मा गर्मी हुई है, आप लोग जरूर देखिए। तो छात्र जीता छात्री हारा, धीरेन्द्र मुन्ना रोजगार फिरे मारा मारा, ये रोजगार मारा मारा फिर रहा था। छात्र आंदोलन करता है तो 32,388 पद उनकी अधिसूचना शिक्षकों के लिए जारी हो जाती है, महीनों तक चुपचाप बैठे हुए थे। कमाल है, कमाल का संयोग है ना ये। रोजगार बैठा हुआ था कि लग जाऊंगा किसी को, मिल जाऊंगा किसी को, अधिसूचना नहीं जारी हो रही थी। प्रक्रिया संदीप जी तो चल ही रही होगी तभी ये जारी हो गया है। अच्छा, और जैसे ही 12 बजे प्रक्रिया कौन चलाता है जी? इन्होंने कहा कि आंदोलन जी, ये प्रक्रिया कौन चलाता है जी? कौन तय करता है प्रक्रिया? प्रक्रिया जो चल रही थी, अगर तैयारी पूरी थी तभी जारी हो गया 4 बजे, जिसको आप कह रहे हैं। अच्छा, 12 बजे जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ, 4 बजे अधिसूचना जारी हो गई और वो 4 महीने 5 महीने से मुंह बाए इंतजार कर रहे थे कि पद खुलेंगे, पद खुलेंगे। तो आप हमारे नेता चिराग पासवान जी को आभार प्रकट करिए कि उन्होंने 2 बजे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि इमीडिएट इसको जारी करिए। प्रक्रियाएं जो है चल रही थी उसको विलंब देर न करते हुए इसको कर दीजिए। इतनी बात मानते हैं सम्राट चौधरी, ये पहले कर देते। 10,000 रुपए देने में महिलाओं के खाते में खटाखट खटाखट, क्योंकि वोट मिलेंगे फटाफट फटाफट, तब तो आप देरी नहीं लगाते। बीच चुनाव में 10,000 रुपए डालने के लिए ऐसा भागता है सरकारी अमला, यहां क्यों नहीं भागता? हम गठबंधन बिहार सरकार में हम साथ में हैं और साथ में रहने का पूरा फर्ज निभा रहे हैं। जब बच्चों ने अपनी बात कही तो तुरंत में सरकार से हमने कहा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने, कि बच्चों की मांगे जायज है और इनकी बातों को सुनिए अविलंब, और सुनी गई बातें। मैं तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं और बच्चों को विशेषकर उनका ये करता हूं कि अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से रखना लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का ये द्योतक है। तो ये इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ये अपने बच्चे, हमारे घर के बच्चे, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज में, बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने थे। विज्ञापन जनवरी 2020 में आया था और वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। 6.5 साल हो गए, नियुक्ति नहीं हुई। इसके लिए भी एक चिट्ठी लिखवा दीजिए ना चिराग पासवान से, या गलत जानकारी सभी चीजों के लिए मैं कह रहा हूं कि जो भी पेंडिंग है। अच्छा, 6.5 साल है ना? नहीं, गलत आप बिल्कुल नहीं जानकारी दे रहे हैं। इसके पहले आपने
बिल्कुल मान रहा हूं, और इसी तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी है। मैं ये भी कह रहा हूं कि वो परिणाम आने चाहिए। ठीक है, आप कानूनी अड़चन देखना भी सरकार का ही दायित्व है। सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री जी हो, सबों को चाहिए कि भाई जो कहीं कानूनी अगर पचड़े हैं तो उसको दूर करिए। ये छात्र जो एग्जाम देंगे वो तो नहीं न्यायालय में दौड़ेंगे ना। इनके लिए जो भी चारों आप अपना काम कर रहे हैं, अगर बच्चे ये सरकारें करती है ना खेल, हाई कोर्ट चली जाएंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये मैं यूपी वालों से पूछूंगा सवाल, 69,000 शिक्षकों का भी, पर 70,000 सरकारी नौकरियां वो अभी प्रक्रिया में हैं, अलग अलग स्टेजेस में। बीपीएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, इनकी नौकरियों का जिक्र कर रहा हूं। 70,000 भटक रही हैं। किसको मिलूंगी पता नहीं नौकरी को। आपका वाजिब है, भटक रही है। देखिए, नौकरी के लिए सरकार बिल्कुल सतत चिंतित रही है और काम होता रहा, लेकिन जिस तरह से कानूनी अड़चन लगाए जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं, हर एक पक्ष के द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो और इन छात्र सब जीता भी, विषयों पर छात्र हारा भी, छात्र ही सबसे जीता, बड़ा छात्र ही हारा। अब ये बताइए कि जो छात्र जिनकी नौकरी लगी हुई थी, मतलब मैं बंगाल का उदाहरण ले रहा हूं, शिक्षक 2016 में नौकरी लग गई, धीरेन्द्र मुन्ना, फर्ज कीजिए आपकी नौकरी लग जाती 2016 में, 8 साल आप बाकायदा पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, 2024 में अदालत कह देती है कि नहीं ये तो रद्द करते हैं परीक्षा, ऊपर से तनख्वाह वापस करो ब्याज समेत। और सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है, उनके सामने तो जो तथ्य रखे जाएंगे अदालत तो वही कहेगी ना। तथ्य कौन रखता है? सरकार रखती है ना। इसके लिए जरूरी है कि जांच पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और जो निर्दोष बच्चे हैं उनकी अगर नौकरियां जाती है, जो 5 साल नौकरी कर ली है, ये बेहद दुखद है। 23,753 नौकरियां गई, उनके 69,000 यूपी में गई। 2019 में जो टीचर लगा था उसका शादी ब्याह भी हो गए, बच्चे भी हो गए होंगे, और आज वो बिना नौकरी के बैठा है। अगर वो 30 साल का था, आज 37 साल का हो गया। जो नए बेरोजगार हैं संदीप जी, ये बेहद संवेदनशील प्रश्न है, और मैं बता रहा हूं कि जो नए बच्चों को मिलना है उससे ज्यादा उनके लिए जीने मरने का सवाल हो जाता है। जो 5 साल नौकरियां करके हटते हैं, उनकी व्यवस्था और कानून में क्या संशोधन किया जाए, इस पर सदन में आप भी गांव देहात से आते हैं, रिफॉर्म की जरूरत है। इसको मैं भी गांव देहात से आता हूं, किसी की नौकरी चली जाए, बल्कि केसी त्यागी साहब यहां आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहूंगा। और हमारे इलाके में जैसे कहते हैं, लाला भाई, लाला की बढ़िया नौकरी है, सरकारी नौकरी मिल गई, चोरी ब्याह दी, बेटी दे दी। उस आदमी की, उस परिवार की क्या फजीयत होती होगी, हो रही होगी, जिसकी नौकरी की बिना पर ब्याह हो गया, शादीशुदा जिंदगी जीने लगा, और उसकी नौकरी अब हटा ली गई। क्या हाल होता है उसका? ईमानदारी से बताइएगा सर। नहीं संदीप जी, ग्रामीण अंचलों में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एनसीआर का हिस्सा है, और बिहार के मुकाबले में, धीरेन्द्र जी के मुकाबले में काफ़ी संपन्न माना जाता है। लेकिन हमारे घरों में, हमारे परिवारों में संपन्नता उस परिवार में झलकती है जिसका एक सदस्य कम से कम नौकरी करता। बिल्कुल। बाकी तो जो कृषक साधारण परिवार हैं वो पूरे साल कर्जे में रहते हैं। गांव के दुकानदार के, बड़ौद के दुकानदार के, गाजियाबाद के, मुरादनगर के दुकानदार के, मुजफ्फरनगर के, कपड़े वाले से लेकर, खाद वाले से लेकर, हर जगह कर्ज खड़ा रहता है। हाँ हाँ हाँ, ब्याह शादी का सब खर्चे तभी होते हैं, इसलिए नौकरी महत्वपूर्ण है। लेकिन संदीप जी, मुझे थोड़ा सा समय आपसे चाहिए जी, और चूंकि आप ये सवाल उठाते हो तो फिर मैं भी पढ़ने लगता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग निकाला है मैंने। शीतल जी भी कल थे मेरे साथ। भाई, मुल्क ऐसे नहीं बनता, उसके संकल्प इरादे होते हैं।
चर्चिल वार प्राइम मिनिस्टर थे, एटली जो थे निर्माण प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बढ़िया विद्यालय में पढ़े हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद युद्ध ऋण से और संसाधनों की कमी से ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी और एटली बन गए चर्चिल के बाद प्रधानमंत्री। ये आपसे जुड़ा प्रसंग है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। और वहाँ पर ये हो गया कि हाँ कि अब ये बजट में क्या हो, ठीक है जी। तो लेकिन एटली सरकार ने शिक्षा सुधारों को रोकने और या शिक्षा स्वास्थ्य को कमजोर करने का रास्ता नहीं चुना। शिक्षा मंत्री थे मिस्टर एलन, उनका आर्थिक कठिनाइयों का बोझ बच्चों की शिक्षा पे नहीं डाला जाएगा। पर यहाँ पर नहीं अभी मैं यहीं रोकता हूँ, एक सेकंड के लिए थमिए सर, एक सेकंड के लिए। आपने क्योंकि एटली का जिक्र कर दिया, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट आवंटन कम करने से मना कर दिया। यहां पर हम विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं, युवा से अब संवाद हो रहा है। मनमोहन सरकार के दौरान हमारे जीडीपी का 4.7% शिक्षा पर लगता था, आवंटित होता था। अब वो 2.5% क्यों आ गया सर? प्राथमिकता नहीं है क्या? शिक्षित होगा तभी तो रोजगार मिलेगा। संदीप जी अगला मेरा यही था कि मैं अपनी सरकार से जिसका मैं हिस्सा हूं, मेरी इच्छा है, अपेक्षा है, आग्रह है कि बजट शिक्षा का कम से कम 6% होना चाहिए। और एटली का यह मानना था कि शिक्षा को खर्च नहीं, भविष्य में निवेश माना जाए। शिक्षा जो है खर्च नहीं है, तो निवेश भविष्य का निवेश बच्चों के, उन्होंने तभी कहा कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है क्या? कोई 26-27 साल का है, नौकरी लगी या वो आवेदन देने लगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6.5 साल से बिहार में प्रक्रिया चल रही है। अरे ऐसी कौन सी प्रक्रिया है वो? ऐसी कौन सी कतार है वो? कब तक करे इंतजार युवा? संदीप जी, आपकी चिंताएं भी और आपके विश्लेषण से डिसएग्रीमेंट नहीं है किसी भी तरह का। और मेरा एक और आपसे कहना है कि खाली धरनों से और प्रदर्शन से जागृति तो समाज में पैदा होती है। और आपके माध्यम से एक और निवेदन कर दूं मैं, सरकार, विपक्ष और जो आंदोलनरत युवा संगठन है, अब सबको मिलकर के बैठ करके एक रणनीति बनानी चाहिए। बहुत कटुता का माहौल हो चुका है, इसको छोड़ो। राष्ट्र निर्माण अगर करना है तो उसके लिए एक तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सरकारी और निजी संसाधनों में कितना अंतर है। देखो हमारा आप तो खैर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए, हम हैं, धीरेन्द्र मुन्ना हैं और भी मेरे कई मित्र हैं। हम गांव में पढ़े हैं, तख्ती पे, बुद्ध के पे। हमारी शिक्षा में और जो शहर की शिक्षा में जमीन आसमान के फर्क हैं। हम लोग नहीं पहुंच पाते वहां पे। कितने गांव के लड़के, आप तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बढ़िया स्टूडेंट थे, आगे यहाँ पर। और 49% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल। नहीं, गांव के स्कूलों पर आऊंगा। आज मैं पूरा मामला रोजगार से, एक अदद नौकरी से, एक नौकरी की दरकार से भी तो जुड़ा है। पहला स्टेप में गड़बड़ी होगी तो पूरा का पूरा सिस्टम डिरेल हो जाता है। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। बीजेपी प्रवक्ता की कलई खुलने वाली है रोजगार पर, तो बीजेपी प्रवक्ता भागने वाले हैं। पूरी डिबेट देखिए। थी वो अगले साल लगेंगी, तो अगले साल जो लगनी थी वो तो 3 साल बाद चली गई कि नहीं? या गलत कह रहा हूं? नहीं संदीप जी, यह स्वाभाविक है कि नौकरी के लिए छात्र लगातार प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, परीक्षा की तैयारी करता है, पेपर देता है, पास होता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि वो अपनी पूरी जवानी खपा देता है। उसमें किसी भी कारण से, किसी भी तरह से विलंब हो रहा है और जो भी कारण विसंगतियां आ रही हैं, पास होने के बाद जिम्मेदार कौन है? जा रही है या नहीं मिल रही है, जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है इस कारण की? मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ।
हाँ संदीप जी, हाँ संदीप जी, इसी बात को कह रहा हूँ। तो ये बहुत ही संवेदनशील सवाल है और भविष्य से जुड़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और बच्चे उनके द्वारा ही वो कल के अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे गार्जियन बनेंगे और अच्छे शिक्षक या अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपनी भूमिका को बेहतर करेंगे तो समाज बेहतर होगा। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, समाज की ये जिम्मेदारी बनती है और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इसके लिए एक सुंदर वातावरण जैसे जिम्मेदारी बनती है, आप खुद एक करना चाहिए। प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर साहब एक सेकंड, आप खुद एक प्रोफेसर हैं। यूपी में ये 6 जनवरी 2019 को शिक्षक भर्ती हुई थी, 11 अक्टूबर 2020 को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए थे 31,277 युवाओं को और 30 नवंबर को 36,590 को, कुल मिलाकर 67,867 को। और फिर 2024 आते आते सबकी नौकरी चली गई और आज तक अधर में झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। कितने साल लगते हैं जी संदीप जी किसी फैसले तक पहुंचने में? संदीप जी इसमें, हाँ संदीप जी इसमें 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यह आरक्षण के नियमों का पालन हुआ था, इसलिए ये विसंगति बाहर आई थी, एक बात। दूसरी बात, सरकार ने हलफनामा दिया और सभी की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री ने एक कहा है। सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कह दिया हो जाएगा, अभी पिछले ही 2047 तक हो जाएगा, संकेत भी किया 2047 तक हो जाएगा ना, जब हम विश्व गुरु बन जाएंगे और ये 60 साल के हो जाएंगे ये सारे युवा, ये तब तक घर में बैठे रहे थाली। संदीप जी तीसरी बिंदु को सुन लें तो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत भी किया है कि लंबे समय तक ऐसे मसले को नहीं लंबित रखा जा सकता है। तो सरकार और मुख्यमंत्री जी का बयान और सरकार की तरफ से कमाल हो रहा है, इस बात को कमाल ही हो रहा है। डॉक्टर चयनिका उनियाल, सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी संवेदनशील है, चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, रोजगार चिंतित है, वो 69,000 नौकरियां चिंतित हैं कि हम किसको लगने वाली हैं, वो इंतजार कर रही हैं पिछले 7.5 साल से। कमाल है। संदीप जी देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनो, तो उसी में मंशा साफ हो जाती है कि युवाओं को रोजगार देने की मंशा इस सरकार की कितनी है। दूसरी बात, मेरे से जो पूर्व वक्ता थे भाजपा से, वो बोल रहे थे संवेदनशीलता की जब बात कर रहे थे, तो आप ये देखिए कि ये नौकरी का विषय नहीं है, ये पूरे एक परिवार के भविष्य और सपनों का विषय होता है। एक जो गरीब और मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जब घर से निकलता है तो वो अपने घर से निकल करके आने जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, यानी एक परीक्षा की जो कीमत होती है ना, वो एक आर्थिक कीमत होती है। और जब वो परीक्षा कहीं अटक जाती है तो वो मानसिक और भावनात्मक कीमत भी उस व्यक्ति से वसूलती है। नहीं, ये सिर्फ लीक की बात नहीं है ना, बहुत से मैं ये कह रही हूँ, जब इम्तिहानों के नतीजे घोषित नहीं होते, प्रक्रिया 6.5 साल से चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मतलब हर जगह हिला हवाली, तारीख पर तारीख, युवा मांगता रहे भी। 6.5 साल में तो बहुत सारे लोगों की तो आयु ही निकल जाएगी आवेदन करने की वापस। और सबसे बड़ी चीज, ये बार बार कह रहे हैं रिफॉर्म की जरूरत है, नए कानून संशोधन की जरूरत है, तो करेगा कौन? सरकार ही तो करेगी। और सरकार को जब अपनी मर्जी का कानून लाना होता है तो वो तुरंत ले आती है, उसको उसके ऊपर टाइम नहीं लगता। लेकिन युवाओं से संबंधित अगर कानून और रिफॉर्म की आवश्यकता है तो उस पर लंबी चर्चा होगी। तो मेरे को लगता है 2047 जो आप कह रहे थे वही एक लंबा प्लान इनके पास में है। और सरकारी शिक्षा में, रोजगार में इनका कोई मतलब कोई इंटरेस्ट दिखता नहीं है। बजट नहीं, की ये बात सब तो सरकारों के लिए लागू होता है क्या शीतल? सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन जंतर मंतर से किया था, उससे बहुत ज्यादा देश के अंदर प्रभाव पड़ा है। युवा जाग चुके हैं, युवा अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने लगे हैं। अब कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो युवा बोलता हुआ दिखाई देता है सरकार के खिलाफ, जो पहले ऐसा नहीं हुआ था। जब से जंतर मंतर का आंदोलन हुआ है और इस आंदोलन को सफलता मिली है, जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद हर एक जगह युवा ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। बिहार के अंदर बहुत टाइम से TR4 की जो है मतलब भर्ती नहीं हो रही थी, नौकरियां नहीं लग रही थी, युवा जो थे वो खाली घूम रहे थे।
पढ़ लिख कर भी नौकरियां नहीं लग रही थी और बल्कि नौकरियां सरकार की तरफ से निकाली ही नहीं जा रही थी, खाली स्थान पड़े थे, लेकिन उन पर कोई गौर नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि आज के दौर में सरकारों को पता है कि युवा कुछ नहीं बोल रहा है और जॉब से और शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है सरकार को। शिक्षा का बजट भी सरकार ने घटा दिया, जो पहले 4 पॉइंट कुछ था, अब जो है 2 पॉइंट कुछ पर आकर रह गया है। गोदी मीडिया के एंकरों को तो शर्म आती ही नहीं है कि युवा की बात करें, शिक्षा की बात करें, बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। लेकिन संदीप चौधरी डिबेट करते हैं, बेरोजगारी पर डिबेट करते हैं। उसी को देखते हुए बिहार के अंदर युवाओं ने जो है सड़क पर उतरना शुरू कर दिया, अपनी मतलब मांगों को रखना शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिए जो नौकरी है उसको लेकर। जैसे ही बिहार के अंदर 12 बजे युवा जो है सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन शुरू हुआ, फौरन ही 4 बजे के टाइम पर मतलब बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया जो रिक्त स्थान है TR 4 के, उसको भरने के लिए। यानी सड़कों पर उतरकर ही छात्र ने अपनी मांग को मनवाया। उससे पहले सरकार सोई भी थी, सरकार को कुछ नहीं पता था, 4 साल से कोई जॉब नहीं निकल रही थी, कोई भर्ती नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन के अंदर जब युवा सड़कों पर उतरे तो सरकार को तुरंत आनन फानन में जो है ये नोटिफिकेशन, जो नौकरी के रिक्त स्थान जो खाली पद पड़े हैं उसकी नोटिफिकेशन निकालना पड़ी। मतलब अब यही चल रहा है इस देश के अंदर कि अब सड़कों पर जो जब भी युवा उतरता है तभी काम होता है। उसके लिए युवाओं ने सरकार को चुना है, युवाओं ने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस भाजपा सरकार को चुना। हर प्रदेश में, ज्यादातर प्रदेश में भाजपा सरकार है, कांग्रेस को नहीं चुना है। इसीलिए चुना था कि जो है मतलब कांग्रेस ने अगर हमारे लिए कुछ नहीं किया तो बीजेपी हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है, युवाओं की उम्मीदों को तोड़ रही है, युवाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है। इसलिए अब युवा अपना मोर्चा अपने आप संभाल रहे हैं, सड़कों पर खुद उतर रहे हैं और अपनी बात मनवा रहे हैं। अब सरकारों को भी समझ जाना चाहिए कि युवा हो, जेंजी हो, कोई भी हो, सब अब जो है सतर्क हो गए हैं। सब अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो रास्ते हैं वो जानते हैं और कैसे मनवाई जाती हैं वो भी जानते हैं। इसलिए सरकारों को इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए, युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, उनकी नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए। आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और संदीप चौधरी ने जो जानकारी दी इस डिबेट के अंदर के उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2019 में करीब 69,000 पद भरे गए थे, 69,000 पदों पर ज्वाइनिंग हुई थी। 4 साल 5 साल उन शिक्षकों ने अपनी नौकरी की। जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी अब वो रद्द हो गई है 2024 में। अब उनके पास कोई काम धंधे नहीं है, वो खाली घूम रहे हैं। इस पर कब आखिर फैसला आएगा और इनकी जो नौकरियां गई हैं उनका क्या होगा, उनके परिवारों को क्या होगा, यही सवाल जब उठाए गए तब जो RLD के प्रवक्ता है वो ब्रिटेन का उदाहरण देने लगे, मतलब अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे। और जो धीरेन्द्र मुन्ना LJPR के प्रवक्ता है वो कुछ हद तक थोड़ी बहुत सपोर्ट कर भी रहे थे उन शिक्षकों की जिनकी नौकरियां गई हैं। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता तो अलग ही लय में चलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने तो पता नहीं कौन सा आरक्षण का उदाहरण देकर उस बात को ही खारिज कर दिया। आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। संदीप चौधरी जो है हर समय युवाओं का मुद्दा उठाते हैं, जनता से जुड़ा मुद्दा उठाते हैं। जो भी मेन टॉपिक होता है जैसे शिक्षा का हो गया, बेरोजगारी का हो गया, नौकरी का होगा, ये डिबेटें संदीप चौधरी के अलावा कोई नहीं करता। क्योंकि गोदी मीडिया एंकरों को तो फुर्सत ही नहीं है चाटुकारिता करने से, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब भी नहीं है। देश के युवा कैसे किस हाल में है उस चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी जो है एक ही गुणगान गाए पड़े हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए। संदीप चौधरी के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।